हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जहां कल हमारा बाजार का वीडियो खत्म हुआ था, हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण देख लिया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और अन्य प्रकार से बाजारों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो पार्ट कवर करेंगे, आप देखेंगे कि जो पिछले बार वीडियो के पेपर में आए हुए क्वेश्चन बाजार से सभी पार्ट हमारा आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण किया था, तो आज हम करेंगे क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक, बाजार का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है स्थानीय बाजार। ठीक, तो स्थानीय बाजार क्या होता है? जब किसी वस्तु का विनिमय यानी क्रय और विक्रय एक विशेष स्थान तक सीमित रह जाता है, तो ऐसे बाजार को बोला जाता है स्थानीय बाजार। यानी जहां पर किसी वस्तु का क्रय या विक्रय एक छोटे से सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र है, वहीं पर इस वस्तु का क्रय और विक्रय हो रहा है, तो ऐसे बाजार को हम बोलेंगे स्थानीय बाजार। तो ये बाजार में मतलब किस प्रकार की वस्तुएं बिकती हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ऐसे वस्तुएं होती हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, यानी शीघ्र ही उसकी जो है नष्ट होने वाली होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं। इसका मतलब ये है जैसे इस वस्तु की मांग मतलब एक छोटे सीमित क्षेत्र में लाया जाता है। जैसे हम देखते हैं सब्जी को लाया जाए या दूध हो, तो हम देखेंगे कि हमारे घर तरफ भी जो है सब्जी का एक छोटा सा मार्केट लगता है, वहीं पर तो वो सब्जी की मांग एक सीमित क्षेत्र तक ही रहती है, यानी एक छोटे से क्षेत्र के ही लोग वहां पर मतलब उस सब्जी को लेने आते हैं। या दूध हो गया, तो दूध भी एक सीमित क्षेत्र में ही एक जो लोग वहां पर देने जाते हैं या लेने आते हैं, तो ये दोनों मतलब ये शीघ्र नष्ट हो जाती है। सब्जी हो या दूध जब तुरंत मतलब लाते हैं तो उसी समय जो है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो स्थानीय बाजार होता है वो शीघ्र नष्ट होने वाला होता है। ठीक है, यानी इसकी बहुत कम समय के लिए ये मार्केट लगता है। ठीक है, और ये तुरंत खत्म हो जाते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं इसमें कैसे और कौन सी वस्तुएं आती है। ऐसी वस्तुएं किसी स्थान में रहने वाले जाति के उपभोग में आने वाली वस्तुएं, इस कारण इसका उत्पादन भी स्थानीय होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वस्तुएं जो एक स्थान के लिए ही मतलब कुछ ही लोग सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मान लेते हैं कि जैसे हम चलते हैं बस्तर तरफ, जनजाति क्षेत्र की ओर चलते हैं, तो जनजाति क्षेत्र में क्या होगा, जो जनजाति लोग अपना कौड़ियों जैसे सींग लगा के नाचते हैं या कुछ उनके ड्रेस रहते हैं, वो एक सीमित क्षेत्र में केवल और केवल जो ड्रेस है वहां के वो वहीं के लोग यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर जो बस्तर की जनजाति ड्रेस पहनती है वो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में तो नहीं बिकती, वो सिर्फ और सिर्फ बस्तर में ही बिकेगी, क्योंकि वहां के लोग ही उस वस्तु को पहन रहे हैं। तो वहां के लोग ही उस वस्तु को पहन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसको वस्तु को बनाने वाले होंगे वो भी वहीं के स्थानीय लोग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, उसकी मांग एक सीमित क्षेत्र में ही होगी और उसको क्योंकि उसकी मांग एक सीमित क्षेत्र में ही है, तो उसको बनाने वाले भी उसी क्षेत्र के निवासी होते हैं। इसलिए जो स्थानीय बाजार हो गया वो एक प्रकार का वहीं के रहने वाले लोग ही उस बाजार को लगाते हैं और वहां पे अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो एक सीमित क्षेत्र में ही ये होता है। ठीक है, तो जैसे हम जनजाति क्षेत्र का एक एग्जांपल ले लिए कि वहां पर जो जनजाति लोग वाले जो अपने कपड़े पहनते हैं या हो गया वो जो भी गहने पहनते हैं वो केवल उन लोग ही पहनते हैं। तो वहां के जो स्थानीय लोग होंगे वहां पर लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, वहां पर वो गहनों को वैसे ही ड्रेस का निर्माण करेंगे जो वहां पर बिक जाए। तो ऐसा तो नहीं कि वो ड्रेस आकर रायपुर में बेच रहे हैं तो रायपुर में बिक जाए, या भिलाई में बेच रहे हैं भिलाई में बिक जाए, यहाँ के लोग तो पहनेंगे नहीं। तो वो एक सीमित क्षेत्र में ही उस वस्तु का उत्पादन करेंगे और वहीं के स्थानीय लोग करेंगे और वहीं के स्थानीय लोग उसको यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार के बाजार को क्या बोलेंगे, स्थानीय बाजार बोलेंगे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, ये बाजार हो गया स्थानीय बाजार। अब दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है प्रांतीय बाजार। तो प्रांतीय बाजार किसको बोलेंगे, जो राज्य लेवल का बाजार होगा, यानी
जहां पर जो वस्तुएं उत्पादित की जाए उसकी पूरे राज्य में एक प्रकार की मांग होगी, तो ऐसे बाजार को बोला जाएगा प्रांतीय बाजार। यानी ये पूरा राज्य एक स्टेट लेवल का पूरा मार्केट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसी वस्तुओं की मांग होगी वो पूरे राज्य में एक जैसी मांग होगी। अगर मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी आने वाला है एडीओ का एग्जाम, ठीक है, तो जो एडीओ का एग्जाम आएगा तो उसकी जो बुक रहेगी एडीओ की बुक, उसका मार्केट कैसा रहेगा पूरे राज्य में, क्योंकि ये एग्जाम हो रहा है तो पूरे राज्य में इस एडीओ की बुक की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो एडीओ की बुक की डिमांड पूरे राज्य में है, तो इस प्रकार का ये पूरा राज्य में ये फैल गई है बुक, वही एक ही पब्लिकेशन, उसी पब्लिकेशन की बुक पूरे राज्यों में फैली हुई है। तो इस प्रकार का ये मार्केट किस प्रकार का मार्केट हो गया, प्रांतीय मार्केट हो गया, यानी पूरे राज्य लेवल का मार्केट हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, तीसरा होता है राष्ट्रीय बाजार। तो हम इसमें भी एक लेवल अप जाएंगे, यहां से राज्य से एक लेवल अप हो जाएगा देश के लिए। ठीक, तो ऐसी वस्तुओं या ऐसी वस्तुएं जिनका मांग जो है पूरे देश स्तर में होती है, तो ऐसी वस्तुओं के मार्केट को बोला जाएगा राष्ट्रीय बाजार। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के लिए, तो पूरे देश में जैसे हमारा क्या हो गया, दाल का उत्पादन होता है, उसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, चना का उत्पादन हो रहा है, कोई भी कृषि वस्तु हम ले रहे एग्जाम्पल के तौर पर, तो दाल का जो बाजार होगा, ठीक है, दाल का बाजार होगा, क्या होगा, दाल पूरे भारत में एक ही समान, पूरे दाल की मांग तो पूरे भारत में होगी। ठीक है, अगर हमारे देश में उत्पादित हो रही तो पूरे देश में ये इसकी मांग होगी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कहीं पर कहीं उत्पादन कम हो जाता है तो आप देखना कि हर जगह में दाल का रेट बढ़ने लग जाएगा। जैसे प्याज का उत्पादन कम होता है तो प्याज का रेट पूरे भारत में बढ़ने लगता है, इकट्ठा बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर वहां पे प्याज का उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो पूरे भारत में प्याज का रेट गिरने लग जाएगा। तो इस प्रकार का बाजार क्या होता है, पूरा देश स्तर राष्ट्रीय बाजार है, पूरे देश में उसकी मांग और पूर्ति जो है वो प्रभावित करके इस प्रकार के बाजार को। ठीक है, अगला हम देखते हैं चौथा, अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार इससे एक लेवल अप, ये हो जाएगा विश्व के लिए, जिसकी मांग और पूर्ति, ऐसी वस्तुएं जिसकी मांग और पूर्ति पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, वो होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोना ले लेते हैं, तो सोना क्या होगा, पूरे विश्व में मांग होती है, कहीं सोने का रेट गिरता है तो हमारे यहाँ भी सोना मतलब वहां बढ़ता है, तो सोना हम क्योंकि बाहर से मंगाते हैं तो हमारे भी महंगा हो जाता है। वैसे ही पेट्रोल डीजल ले लीजिए, पेट्रोल डीजल क्योंकि हम बाहर से उसको खरीद रहे हैं तो वहां पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, यहाँ पर घटता है, वहां पर घटता है तो यहाँ पर भी घटा दिया जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहां घट गया लेकिन यहाँ पर अभी रेट गिराया नहीं जा रहा है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का मार्केट भी होता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। सोने के लिए जो मार्केट होता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। उसके अलावा कपड़ा, कोई जीन्स हो गया या ब्रांडेड कपड़े हो गए, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े हो गए, पूरे ब्रांडेड कपड़े जो है पूरे विश्व में वही ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी किस प्रकार का मार्केट में आ गया, कपड़ा, सोना, पेट्रोल, डीजल, ये किस प्रकार का मार्केट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब जैसे वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी उस हिसाब से हर देश में उस वही चीजें महंगी या सस्ती होती रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हो गया क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इससे चांस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इसके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर इन चार के अलावा जो है हम दो प्रकार से और बांट सकते हैं। हम इसी को हम क्षेत्र के आधार पर ये चार को ना बांट के हम दो प्रकार से और बांट सकते हैं। किस प्रकार से, एक कर सकते हैं हम ग्रामीण बाजार और एक कर सकते हैं हम शहरी बाजार या नगरीय बाजार। ठीक, तो ये दोनों बाजार किस टाइप का होगा अब हम देखते हैं। ग्रामीण बाजार क्या होगा, जहां पर वस्तुओं की मतलब जैसे ग्रामीण गांव क्षेत्र में क्या होगा, मुख्य रूप से क्या उत्पादन किया जाएगा, कृषि का फसल होगी, कृषि का उत्पादन किया जाएगा, यानी फसलों का खेती वेती जो है मुख्य रूप से ग्रामीण बाजार के लिए मुख्य क्या उत्पाद हो गया, कृषि हो गया। शहरी में कृषि के अलावा और अन्य चीजें, व्यापार जो भी है हम व्यापार करते हैं शहर क्षेत्र में, बड़ी बड़ी विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां, तो मुख्य रूप से जो है शहरी क्षेत्र व्यापारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र में क्या होगा, जैसे हम पिछले बार रेडियो के एग्जाम में देखे क्वेश्चन,
तो संचार, सूचना प्रौद्योगिकी या जो भी डिजिटल जो भी अभी आ रहा है, तो या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तो ग्रामीण बाजार के मतलब विकास करने के लिए भी हमको संचार की जरूरत होगी। संचार यानी जितना कम्युनिकेशन बेटर होगा उतना ही बाजार जो है उतना तेजी से विकसित होगा। जैसे अब किसानों को डायरेक्ट जो है उनको पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, या वो अगर उनकी फसलें खराब होने लगती है तो डायरेक्ट फोन करके जो है वो किसान कॉल सेंटर से बात कर सकते हैं। तो संचार तो कहीं ना कहीं ग्रामीण बाजार को विकसित करने के लिए इंपॉर्टेंट है ही। चाहे सूचना आईटी सेक्टर हो जाए, सूचना प्रौद्योगिकी वाला, उनको सूचनाएं मिलेंगी हर चीज की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण बाजार के लिए भी संचार इंपॉर्टेंट है और सूचना प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है। तो शहरी क्षेत्र के लिए भी संचार इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी संचार इंपॉर्टेंट है और सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखेगा कभी भी संचार, सूचना प्रौद्योगिकी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, हमेशा उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, यानी हर चीज उसमें ग्रामीण बाजार के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कोई भी बाजार उसके लिए संचार और आईटी तो इंपॉर्टेंट है ही, सूचना प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है ही। जितना उनका कम्युनिकेशन बेटर होगा उतना उनका जो भी व्यापार में उतनी ही वृद्धि होगी, बाजार उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जो ग्रामीण बाजार होगा वो कैसे होगा, बिखरा हुआ होगा। यानी आप देखेंगे कि गांव में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर मान लीजिए कोई फसल बेच रहा है तो फसल हर जगह ही बिक रही है वहां पर। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई लोहार का काम करने वाला है या नाई का काम करने वाला है या जो भी है, तो उनका जो बाजार होगा वो सब मिक्स होता है, यानी एक ही जगह बिखरे हुए रहते हैं। वो कोई एक मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हर काम अलग अलग सेपरेट तरीके से हो, सब मिक्स तरीके में दुकानें भी वहीं पाई जाएगी, वहीं बाजार लग रहा है, वहीं पर हर चीज हो रही है, फसल भी वहीं बिक रही है। तो ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन हम जैसे ही शहरी क्षेत्रों में आएंगे तो आप पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम होता है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल कपड़े का मार्केट जो भी है, यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में एक अलग से कपड़ों का मार्केट होता है जहाँ सभी कपड़ों की दुकान होती है। उसके अलावा अलग से मोबाइल मार्केट होते हैं, यानी यहाँ पर जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिसको बोलते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान वहीं पे मिलेगा। मतलब हर चीज के लिए यहाँ पर विशिष्टीकरण हो गया, यानी हर चीज के लिए मार्केट बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिक्स पाए जाते हैं मार्केट, यहाँ पर इनकी अपेक्षा तो विशिष्टीकरण शहरों में पाया ही जाता है। ठीक है, तो मार्केट हमारे यहाँ सब अलग अलग जगह होते हैं। कपड़ों के लिए एक पूरा मार्केट होता है जहाँ पूरे कपड़े ही मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो गांव क्षेत्र में होगा आप देखेंगे कोई किसान जो होता है बहुत अमीर हो जाता है, उसकी फसलें जिसे बड़े किसान कहते हैं, और उसी में वहीं पर छोटे किसान भी पाए जाएंगे, लघु किसान भी पाए जाएंगे। तो इनकी आय में क्या होगी, असमानता पाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी इनकी आय में असमानता पाई जाएगी, लेकिन ये आय में असमानता जो होगी बहुत सीमित क्षेत्र में पाई जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़े क्षेत्र में आयों में उनकी आय में असमानता पाया जा रहा है, लेकिन आय में असमानता जो है वो जरूर पाई जाएगी इनके। ठीक है, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जिसमें उनकी आय में असमानता ना पाया जाए। उनकी आय में असमानता पाया ही जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में भी, भले कम पाया जाए लेकिन पाया जरूर जाएगा। शहरी क्षेत्र में आय में असमानता ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, असमानता ये ज्यादा पाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। कोई लोग बहुत अमीर जो है बहुत ज्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है मतलब नीचे कैटेगरी के और शहर में वो नीचे ही है, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली में ही है, और जो अमीर है वो ज्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं। तो इनमें भी आय में असमानता पाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा पाया जाएगा। तो पिछले बार एडीओ के पेपर में क्वेश्चन आया था ग्रामीण क्षेत्र में आय में असमानता नहीं पाया जाता, वो गलत पॉइंट था। वहां पर आय में असमानता पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन यहाँ पर आय में असमानता ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पिछले बार एडीओ के पेपर में आया था क्वेश्चन, वो दोनों ग्रामीण बाजार से ही आ गया था। तो ग्रामीण बाजार में उन्होंने लिखा था संचार आईटी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक होती है, दोनों थी, और जो आय में असमानता उनमें नहीं पाया जाता, वो पॉइंट लिखा था वो गलत है, आय में असमानता वहां भी पाया जाता है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, समय के अनुसार वर्गीकरण बाजार का। तो समय के अनुसार वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहला जो समय के अनुसार वर्गीकरण होता है उसको बोलते हैं दैनिक बाजार। दैनिक बाजार, या इसी को बोला जाता है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार,
ठीक। तो दैनिक बाजार या अति अल्पकालीन बाजार यानी वैसे बाजार जो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूं, जैसे अभी हम MI का फोन, रेडमी का फोन, ठीक है, वो क्या होता है, अमेजन में ही सिर्फ बिक रहा है अभी, और अमेजन में आते ही वो 2 मिनट में या 1 मिनट में पूरे जितनी भी बिक्री होती है, मतलब जितने भी फोन रहते हैं वो 2 या 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में खत्म हो जाने से क्या होता है, इनका जो मार्केट रहता है बहुत कम समय के लिए लगता है। तो ये अति अल्पकालीन बाजार हो गए, बहुत कम समय, चालू होते ही उसकी मांग इतनी आ जाती है कि वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक और पॉइंट होता है जो दैनिक बाजार में, कि यहाँ पर जो है मांग प्रभावित करती है किसी भी वस्तु के मूल्य को, मांग प्रभावित करेगी वस्तु के मूल्य को, यानी मांग ज्यादा होगी तो वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मांग कम होगी किसी भी वस्तु की तो मूल्य घट जाएगा। मांग मतलब लोग उसको ज्यादा डिमांड करते हैं। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी हम हवाई एरोप्लेन की टिकट करते हैं, एयर टिकट करते हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे उसकी सीट कम होती जाती है, यानी सीट उसकी बिकती जाती है, वैसे वैसे जो है उस सीट का मूल्य बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे एरोप्लेन की सीट भरती जाएगी वैसे वैसे ही जो बाकी सीट है उसका मूल्य बढ़ता जाएगा। तो वो भी एक अल्पकालीन बाजार में ही आता है। ठीक है, तो मांग जो है वहां पे मूल्य को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ये अति अल्पकालीन बाजार था। अब देखते हैं अल्पकालीन बाजार। ये सेकंड टाइप होता है अल्पकालीन बाजार। तो इसमें जो समय सीमा रहती है वो इससे ज्यादा रहती है। ठीक है, ये जो समय सीमा है जो बहुत कम होती है, यहाँ पर जो है बढ़ी जाती है, यहाँ पर ज्यादा होती है समय सीमा। तो समय सीमा ज्यादा होने से क्या होगा, ये मांग मतलब इसमें भी वस्तुओं की मांग ही जो है यहाँ पर मूल्यों को निर्धारित करती है। तो क्या होगा, जैसे हम देख लें, नॉर्मल की बात कर लें, जैसे कोई नॉर्मल सब्जी बेचने वाला निकलता है, दिन भर सुबेरे टमाटर लेके निकल रहा है वो, और दिन भर जो है उस टमाटर को बेचता है, तो उसकी मांग क्या होती है, मतलब उसका टमाटर धीरे धीरे करके बिकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पूरा दिन में उसका पूरा 2 ही मिनट में पूरा टमाटर बिक जाए। तो वो लेके आता है तो धीरे धीरे करके उसका टमाटर या जो भी सब्जी लेके आओ धीरे धीरे बिकता है। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है वो अल्पकालीन बाजार होता है। यानी उस वस्तु की मांग जो है वहां पर ऐसा होगा, अगर वस्तु की मांग एकदम तेजी से बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि तो वो पूर्ति वहां पर तुरंत बढ़ा नहीं सकता। यानी वस्तु की अगर मांग वहां पर बढ़ जा रही है तो उसकी पूर्ति जो है वहां पर तुरंत नहीं बढ़ा सकता, वो पूर्ति जो है वो स्टेबल रहेगी। यानी अगर उसका टमाटर खत्म हो जाता है तो क्योंकि वो खुद भी एक सीमित क्षेत्र से ही वो सब्जी लेकर आता है, सुबेरे मार्केट से खरीद के फिर वो बेचने आता है, तो क्या होगा, उसकी मांग यहाँ पर बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति स्टेबल रहेगी। तो ये अल्पकालीन बाजार इससे थोड़ा लंबे ज्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं होता है दीर्घकालीन बाजार। तो ये दीर्घकालीन बाजार क्या होता है कि यहाँ पर जो होती है ये अवधि बहुत अधिक होती है। यानी इसका जो पीरियड रहता है वो बहुत बड़ा होता है, जहां पर अगर मांग बढ़ती है, मांग अगर बढ़ेगी तो हम उसकी पूर्ति भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इतना हमारे पास समय रहता है कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो हम उसकी पूर्ति भी बढ़ा सकते हैं, और मांग घटती है तो हम उस वस्तु की पूर्ति भी घटा सकते हैं। यहाँ पर इतना समय रहता है। तो मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति क्या, देखिए जैसे भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो जो उत्पादक वर्ग क्या रहता है, उस वस्तु की उतनी ही तेजी से पूर्ति करने की कोशिश करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। यानी जब वो मांग मतलब कोई भी वस्तु मांग पर ज्यादा है, लोग उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पूर्ति बढ़ेगी तो उतना प्रॉफिट बढ़ता है। तो दीर्घकालीन बाजार में मांग बढ़ती है तो इतना टाइम रहता है कि पूर्ति भी बढ़ाया जा सकता है, घटती है तो पूर्ति को कम करके अपना जो जितनी मात्रा में वस्तु को बनाएंगे जितनी उसकी मांग है। ठीक है, तो दीर्घकालीन बाजार जो होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, जिसकी अवधि बहुत अधिक होती है। ठीक, इसके बाद होता है चौथा प्रकार होता है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार, तो इसमें क्या होगा, अवधि दीर्घकालीन बाजार से भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा अवधि होती है अति दीर्घकालीन बाजार में। तो इस प्रकार के बाजार में क्या होगा, यहाँ पर जो ये बाजार रहता है ये मार्केट का सर्वे करता है कि लोगों को किस प्रकार के डिमांड की जरूरत है, यानी किस प्रकार के फैशन की जरूरत है। अगर मैं कपड़े के एग्जांपल लेके बताऊं तो क्या करेंगे, लोग पहले सर्वे करते हैं कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अगर ट्रेंड जिस प्रकार का चल रहा है या कोई नई वस्तु की मांग आ रही तो यहाँ पर इतना समय रहता है कि उस वस्तु की मांग के लिए नया उद्योग स्थापित कर दे।
यानी जैसे कोई कपड़े की डिमांड बढ़ रही है तो उस प्रकार ये डिमांड क्या करेगा, ये बाजार ये पहले सर्वे कर लेगा कि लोग किस प्रकार की वस्तु की मतलब चाह रहे हैं, तो वैसा डिमांड करके उस प्रकार का उद्योग स्थापित कर देगा कि उस प्रकार की जो वस्तुओं की मांग कर रहे हैं वो उसकी पूर्ति कर सके। यानी उसके लिए बहुत लंबा समय होता है, ये अपना सर्वे करके उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, फिर मार्केट में धीरे धीरे करके उसको पूरा बेच देता है। ठीक है, तो अति दीर्घकालीन बाजार में नया उद्योग भी स्थापित करने का समय होता है। ठीक है, ये सर्वे करेगा किस प्रकार की डिमांड मार्केट में चल रही है। जैसे कोई भी मोबाइल कंपनियां करती है, ठीक है, नया मोबाइल बनाने पहले सर्वे किया जाता है किस प्रकार लोग क्या चाह रहे हैं उनसे प्रोडक्ट, तो इस प्रकार का सर्वे अति दीर्घकालीन बाजार में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगला टाइप देखते हैं। अगला जो है बिक्री के आधार पर वर्गीकरण। बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बिक्री के आधार पर हम बाजार को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है फुटकर बाजार। फुटकर बाजार क्या होता है, जहां थोड़ी मात्रा में ही वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है उसे फुटकर बाजार कहते हैं। जो नॉर्मल छोटी सी दुकान रहती है वहां थोड़ी सी मात्रा में ही वस्तु लाकर बेचते हैं तो वो फुटकर बाजार होता है। दूसरा होता है थोक बाजार, जहां पर वस्तु बड़ी मात्रा में बेची जाती है, जैसे होलसेल जिसको बोलते हैं। तो जहां पर वस्तु बड़ी मात्रा में खरीदी व बेची जा रही है उसको बोला जाएगा थोक बाजार। ठीक है, जहां पर एकदम पूरे लॉट के लॉट कपड़े या कोई भी वस्तु बेच दी जाती है, जहां पर छोटे मतलब एक एक करके नहीं, पूरा लॉट का लॉट एक कपड़े या कोई भी वस्तु बेचा जाता है उसको बोला जाता है थोक बाजार। जहां पे एक एक करके बेचा जाता है उसको बोला जाता है फुटकर बाजार। यहाँ थोड़ी मांग होती है उसको फुटकर बाजार, जहां ज्यादा मांग होती है उसको थोक बाजार। ठीक है, अगला हम देखते हैं विशिष्टीकरण के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। विशिष्टीकरण के आधार पर, तो विशिष्टीकरण के आधार पर बाजार 2 प्रकार से बटा होता है। पहला होता है मिश्रित बाजार। तो मिश्रित बाजार किस प्रकार का बाजार होता है, जहां पर सभी वस्तुएं जो है सभी वस्तुओं की मांग होती है, सभी वस्तुएं बेची जाती है। यानी मिक्स रूप में वहीं चावल बिक रहा है, वहीं आपका कोई मांस क्या बिक्री हो रही है, वहीं पर आपका फोन की बिक्री हो रही है, मतलब मिक्स रूप से हर चीज वस्तुएं बेची जाती है, तो उसको मिश्रित बाजार बोला जाता है। और एक होता है विशिष्ट बाजार। तो अगर मैं एक प्रकार विशिष्ट बाजार क्या हो जाएगा, जहां पर जो है किसी वस्तु की स्पेशलिटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अलग बिक रही है, यानी उसका एक मार्केट है। कोई अलग वस्तुएं हो गई वो अलग जगह बिक रही, कपड़े का अलग मार्केट है, तो ऐसे प्रकार का विशिष्ट बाजार होता है। तो एक प्रकार से मिश्रित बाजार को मैं ग्रामीण बाजार भी बोल सकता हूं और विशिष्ट बाजार को मैं शहरी बाजार भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से बाजार हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं एक प्रकार से अगर मैं ये देखा जाऊं कि भारत में जो कृषिगत वस्तुएं यानी कृषि से संबंधित अगर कोई वस्तुएं बेची जा रही तो वहां पर कौन सा प्रतियोगिता के आधार पर किस प्रकार के बाजार को बोला जा सकता है। तो अगर कृषि वस्तुएं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बेची जा रही है तो उन कृषि वस्तुओं को बेचने के लिए उनका किस प्रकार का बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां मेरा खेत है या कोई दूसरा खेत है तो वो दोनों अगर हम गेहूं ही उगा रहे हैं तो गेहूं तो दोनों का लगभग सेम ही होगा। उनका मार्केट में वस्तुओं का उतना ही कंपटीशन होगा, लोगों के पास 2 चॉइस रहेगी कि वो उससे ले या मेरे से ले। तो इस प्रकार कृषि का बाजार भी वही हो गया, किस प्रकार का बाजार हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया। ठीक, अगर मैं देखूं जैसे हो गया परिवहन हो गया, गैस हो गया, विद्युत हो गया, तो ये किस प्रकार के बाजार में आते हैं, ये एकाधिकार बाजार में आते हैं। ठीक है, एकाधिकार, यहाँ पर गवर्नमेंट का एकाधिकार होता है। विद्युत क्षेत्र में भी देख लीजिए गवर्नमेंट का एकाधिकार है। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र रेलवे हो गया, जो भी है परिवहन के क्षेत्र में जैसे रेलवे हो गया, रेलवे में भी एकाधिकार है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार के बाजार किस प्रकार के होते हैं, एकाधिकार बाजार होते हैं। यानी जो मेन संस्था होती है एक होती है, उसके नीचे विभिन्न संस्था बटी होती है जो वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे गैस हो गया, ठीक है, तो एक संस्था ऊपर मेन रहेगी और लोग बाकी चीजों को नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं देखूं औद्योगिक क्षेत्र में अगर मैं देखूं कार हो गई, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, तो ये किस प्रकार का मार्केट है, कार, सीमेंट, स्टील, यानी औद्योगिक क्षेत्र।
तो ये प्रकार का मार्केट इसको बोला जाता है अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार यानी अल्पाधिकार होता है, एकाधिकार नहीं है किसी के पास। कार के लिए हमारे पास 4 कंपनियां हैं, ठीक है, या इसको हम एक प्रकार से इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर रेट डिसाइड करने में बोलेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है तो इनका एकाधिकार नहीं होता है यहाँ पर, तो अल्पाधिकार बोल सकते हैं या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्योंकि मार्केट में कार की उतनी ही कंपनियां मौजूद है। सीमेंट की भी फैक्ट्री जो है 8 या 9 10 12 कंपनियां हैं, तो वहां भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है उनके रेट के लिए, या इनको अल्पाधिकार में भी रखा जा सकता है। उनके पास अल्पाधिकार है कोई भी रेट डिसाइड करने के लिए। वैसे स्टील के लिए भी हो गया, जिन प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं, तो स्टील जो है एक मुख्य रूप से अल्पाधिकार में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बाजार हो गया, अगर हम स्टील को हटा दें तो ये दोनों कार और सीमेंट एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी आ सकता है। लेकिन स्टील जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं आता, क्योंकि इसका ज्यादा जो रहता है स्टील जो है मुख्य रूप से हमारा एक गवर्नमेंट ऑथराइज ज्यादा मांग होता है, तो वो गवर्नमेंट में एकाधिकार में भी आ सकता है, क्योंकि ये निजी क्षेत्र में भी थोड़ा सा फैला हुआ है, निजी प्लांट भी इसके लिए है, तो इसलिए ये अल्पाधिकार में आता है, ठीक है। बाकी कार और सीमेंट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी आ सकता है, अल्पाधिकार में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में आ सकता है। वैसे पेपर में आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो कृषि का पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे में ज्यादा पार्ट ग्रामीण विकास के लिए है, तो ग्रामीण विकास में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कृषि आता है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर बाजार का टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बाजार का टॉपिक समझ आया होगा। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।